सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन करेंगे जो हमारे विशिष्ट हिंदी 12th क्लास एमपी बोर्ड में दिया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। प्रथम भाग है आदिकाल। आदिकाल का सन है 1050 से 1375। दूसरा भाग है, द्वितीय भाग है भक्ति काल। भक्ति काल, इसका समय है 1375 से 1700। तृतीय भाग है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900। और चतुर्थ भाग है आधुनिक काल, जो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट में है। आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसका समय है 1900 से अब तक, जो वर्तमान समय में चला आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हिंदी साहित्य के 4 भाग हो गए हैं। इसमें आदिकाल में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। आदिकाल में हम जो प्रथम महाकाव्य है, प्रथम कवि है, जिसमें भाषा का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल में किन किन कवियों ने भक्ति काल में, जैसे दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। जैसे प्रथम भाग है सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काल। सगुण भक्ति काल को भी हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जो आगे हम बताएंगे। आदिकाल में हम प्रथम महाकाव्य प्राप्त हुआ था आदिकाल के समय में, जो था चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। वरदाई लिखित पृथ्वी राज रासो। ठीक है बच्चों, चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो हमको हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रथम महाकाव्य है। और इसमें हमें एक और चीज की प्राप्ति हुई थी, वो था विद्यापति इसी काल में, आदिकाल में ही वो क्या थे, राजाओं के आश्रय कवि थे। तो उन्होंने राजाओं की वीर गाथा को अपने संगीत के माध्यम से अपने शब्दों में उनको गाया था। तो हमें इसमें विद्यापति जी की एक महान कवि थे, वो थे विद्यापति। इनको हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। पहला प्रश्न आता है कि आदिकाल के प्रथम महाकाव्य क्या है? तो उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। ठीक है, इसमें इसको आदिकाल को भी 4 भाग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और
विद्यापति जी का है ना, चारण काव्य है। तो इसमें कितने सिद्ध, इसमें हम आदिकाल में है 84 सिद्ध कवियों की प्राप्ति हुई थी। 84 सिद्ध कवि हुए थे, प्राप्त हुए थे सिद्ध कवि, और 9 नाथ कवि। अब हम पढ़ते हैं भक्ति काल। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का काल समय है 1375 से 1700। भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग है सगुण भक्ति धारा, 2 धाराओं में विभाजित किया है, सगुण भक्ति धारा, और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल को 2 भागों में काटा गया है, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा मतलब जो ईश्वर को मानते थे उनको सगुण भक्ति धारा में रखा है, जो ज्ञान और प्रेम को मानते थे उनको निर्गुण भक्ति धारा में रखा गया है। सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है उसका ज्ञानाश्रय, और वो निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में। और इसको बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा को बांटा गया है रामाश्रय और कृष्णाश्रय में, इसलिए क्योंकि ये ईश्वर को ज्यादा मानते थे इस धारा के लोग, कवि या लोग। ठीक है, कृष्णाश्रय और रामाश्रय। कृष्णाश्रय में आते हैं सूरदास, जो कृष्ण के बहुत बड़े अनुयायी थे, सूरदास जी। इनकी रचना है सूर सारावली साहित्य लहरी, है ना, सूर सारावली। अब प्रेमाश्रय में हम आ जाते हैं। प्रेमाश्रय में मानते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, भक्त थे, तुलसीदास जी। अब आ जाते हैं हम निर्गुण धारा में, निर्गुण भक्ति धारा में। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। बच्चों हम इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, रफ कर दे रहे हैं। अब आप इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ा सा कमी है। ठीक है, अब ज्ञानाश्रय में देखिए, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय में आते हैं कबीरदास जी, है ना। कबीरदास जी की कबीरपंथी, है ना, कबीरपंथी आती है ज्ञानाश्रय में, कबीर द्वारा लिखित। और प्रेमाश्रय में आता है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, प्रेमाश्रय में। ये हो गया हमारा भक्ति काल। ठीक है, इसी प्रकार हम रीति काल को भी देखेंगे। रीति काल को भी क्या हुआ है, 3 भागों में विभाजित किया गया है ना, रीति काल को। रीति सिद्ध कवि, रीति बद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति काल के कवि भी क्या थे,
उसके थे, मतलब आश्रय थे कवियों के, राजाओं के आश्रित कवि थे। वो राजाओं के वीर गाथाओं के ऊपर ही अपनी कविताएं लिखते थे। परंतु उनमें क्या था, एक नियम का उल्लेख होता है, जो वो रीति सिद्ध कवि थे। मतलब वो रीति के अनुसार ही सिद्ध में ही अपनी कविताओं को लिखते थे। और दूसरे थे रीतिबद्ध, मतलब वो रीति में ही बंधकर, मतलब एक जो परंपरा चली आ रही है उसमें ही वो बंधकर अपनी कविताओं को लिखते थे। और एक थे रीति मुक्त, जो उनको किसी न रीति सिद्ध से मतलब था, न रीतिबद्ध से। वो अपने स्वच्छंदता के अनुसार ही स्वच्छ थे, अपने मतलब अपने इच्छा के अनुसार कहना चाहिए, अपने इच्छा के अनुसार वो अपनी रीति का अपने कविताओं को लिखते थे, है ना। तो रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है, बिहारी, ठीक है। चिंतामणि है रीतिबद्ध कवि, ठीक है, और बिहारी है रीति सिद्ध कवि, और घनानंद है रीति मुक्त कवि। तो रीति सिद्ध कवि कौन है, बिहारी। बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन प्रमुख कवि कौन है, बिहारी। इनकी रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। और रीतिबद्ध के कवि कौन है, चिंतामणि, चिंतामणि। इनकी रचना कौन सी है, रस विलास, रस विलास। और रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, इनकी रचना है सुजान चरित, ठीक है। ये हो गया हमारा रीति का। अब आते हैं हम विशेष पॉइंट पर, जो हमारा इस व्याकरण में पढ़ना है, वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अब तक में इसको हम 5 भागों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है बच्चों।